अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के हवाले से। हमारा आज का टॉपिक है और प्रोफेसर तौकीरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान में मुंह का कैंसर कितना है? मतलब क्योंकि मुंह का कैंसर हम लोग जो समझते हैं, जो आम जुबान में अगर हम किसी को रोकते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप ना सिगरेट नोशी ना करें, आप मावा गुटखा ना खाएं, आप छालियाँ ना खाएं। हम तो इस चीज़ से जोड़ते हैं कि इस चीज़ से मुंह का कैंसर होता है। थोड़ा उस हवाले से बताइएगा। यू आर राइट टू एन एक्सटेंट। हमारे यहाँ मुंह का कैंसर की सबसे बड़ी वजह बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इज आउटसाइड पाकिस्तान मेजॉरिटी, बाहर जाके इट इज़ मेजॉरिटी सिगरेट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग है। बट हमारे यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ मिलती है वाफर मकदार में। गुटखा, पान, छालिया, नस्वार, उस पर ऐड कर लें सिगरेट, तो मेरे ख्याल में एवरीबडी स्मोकिंग नियरली। तो एंड देन यू आल्सो हैव गॉट दैट ओवर इट इंक्रीजेज अल्कोहल, उसमें और एक्सपीडाइट कर देती है। तो ये सब चीज़ें इंटरमिक्स हैं और ये सब चीज़ें उसको बढ़ाती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जी लंग का कैंसर काफ़ी है और ब्रेस्ट का कैंसर है, उसके और फिर मुंह का कैंसर। आई थिंक मुंह का कैंसर हैज़ लिटरली overtaken the lung cancer and it is in alarming speed, राइज में है। और सबसे बड़ा जो दुख की और बड़ा परेशान कुन बात ये है कि पहले हमारे पास आज से कोई 10 साल पहले या 8 साल पहले we were having people who were 45 plus, 50 plus. Okay. Now it is coming to at the age of between 25 to 35 and that's a very alarming stage क्योंकि इतना ज़्यादा यूजेज है। और ये आपका गुटखा, पान, छालिया, मेजॉरिटी 95% जो हिस्ट्रीज हैं वो यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो इतना मीडिया भी अवेयर कर रही है, डॉक्टर्स भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, वो भी कहते हैं कि मुंह का कैंसर जो है वो मेन जो वजूहात हैं वो ये हैं। और आप अगर स्मोकिंग की भी बात करें, सिगरेट की भी बात करें, तो उसके पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ आपको एक बड़ी बीमारी में डाल सकती है। और वो बीमारी जो अब तो हम लोग ये बात करते हैं ना कि इलाज है, अब तो हम आगे जाके उस पर भी बात करेंगे कि किस हद तक और किस स्टेज पे इलाज है और उसके बाद नहीं है। और मैंने कैंसर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको मुंह का कैंसर है। मेरे अपने जो नाना थे उनको मुंह का कैंसर था और बहुत इलाज करवाया और लास्ट ये हुआ कि वो नहीं बच सके। फिर हमारे आर्टिस्ट बड़े बड़े नाम जिनको मुंह का कैंसर था और उन्होंने जाते जाते एक बात ज़रूर आवाम के लिए कही कि हम जब आपको कॉमेडी करते हैं और स्टेज पे आते हैं, आप हमारी बातों से हंसते हैं, तो आज एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये चीज़ें खाने से जो मुंह का कैंसर होता है ये नहायत तकलीफ़ देता है। ये कितना तकलीफ़ देता है? देखिए जी, एक्चुअली हर बीमारी का एक स्टेजेस है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली नोन, तो उसकी सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। अच्छा, वो कुछ पैरामीटर्स हैं उसके सर्वाइवल रेट के, वो अब हम अगर वो उस तक है तो विद इन दैट बाउंड्रीज हैं, फेयर इनफ। उसको वो क्रॉस करता चला जाएगा, सर्वाइवल रेट डिक्रीज होता चला जाएगा और उसके कंसिक्वेंसेस, उसके आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और होते चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कब आपके पास वो पेशेंट आता है। फॉर एग्जांपल अब गुटखा, पान, छालिया में पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये मुंह बंद होना शुरू हो जाता है। मतलब जो अलामात है, मतलब आप डॉक्टर के पास जाने से पहले, क्योंकि हम तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें महसूस होती है, और अगर उस तकलीफ़ से पहले आपको क्या चीज़ें, क्या अलामात हैं जो होना शुरू हो, तो फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। अब आप वो बता रहे हैं। शुरू में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ जो आती है वो ये आती है, एक कुछ लोगों को यानी मेजॉरिटी लोगों को होता है, उसको होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। कहते हैं कि फाइब्रोसिस हो जाता है मुंह के अंदर। अच्छा। और मुंह ऐसा सब बंद होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बेसिकली अगला स्टेज सिर्फ कैंसर है। और वो मुंह जब बंद हो रहा होता है तो बंदा छोड़ नहीं रहा होता गुटखा, मावा, छालिया, तो उसके अंदर हमको पता नहीं चलता कि यार कब हो रहा है। नजर ही नहीं आता। ठीक है ना हमको नजर आता है ना उसको नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा
कहीं अल्सर हो गया, यानी कहीं ब्रीच ऑफ एपिथेलियम हो गया, मुकोजा कहीं कट गया, कहीं स्वेलिंग हो गई, कोई कुछ हो गया। ये बात हमेशा याद रखिए, कैंसर कहीं का भी हो, मेजॉरिटी कैंसर्स इनिशियली दे आर ऑलवेज पेनलेस। ओके, अच्छा, शुरू में पेन नहीं होता, वो पेनफुल नहीं ओह माय गॉड, ठीक है। तो वो मेजॉरिटी नॉट, अनलेस उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई और इन्फेक्शन ना आ जाए, तो वो फिर ये कॉज करते हैं, आपको पेन कॉज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल, तो लिहाजा वो बंदा समझता है यार मैं ठीक हूँ। सो एनीथिंग, एनी अल्सर, एनी ब्रीच ऑफ द एपिथेलियम, एनी ग्रोथ, व्हाटएवर इट इज, वो 14, 15, 16 दिन में ठीक नहीं होती। प्लीज जाके उसको दिखाएं और उसका जाके अगर डॉक्टर बोलता है बायोप्सी कराएं तो बायोप्सी कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हम टीम होती है, बाज़ दफ़ा हम बाहर भी आउटडोर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने एक टीनेजर लड़के देखे कि जब वो, मैंने उनको कुछ खाना खाते हुए देखा या कुछ, तो उनका मुंह बहुत कम खुल रहा होता है और मैं उनसे बोलती हूँ, मेरी नज़र के सामने, मैं आपको सच बताऊँ, मैं जिस इदारे में बैठी हूँ यहाँ पे बड़े 2-3 लोग हैं कि जिनको अगर मैं अक्सर खाते हुए देखती हूँ तो वो बिल्कुल थोड़ा सा मुँह और उसको बड़ा मुश्किल से वो निवाला अंदर करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ ऐसा क्यों, ये तो बहुत अरसे से। दिस इज सेमिगस फाइब्रोसिस, बहुत अच्छे ये सेमिगस फाइब्रोसिस है, और जिसको एक दफ़ा हो जाए, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज, और एक दफ़ा अगर हो जाए तो 80% चांसेस होते हैं कि 10 से 12 साल में उसका कैंसर हो जाएगा। ओह, मतलब हमारे देखने वाले अभी जो हमें देख रहे हैं, अगर इस तरह की कुछ सूरत हाल आप अपने साथ या अपने घर में, अपने दोस्तों में या किसी में भी देखते हैं, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं। और अगर इस स्टेज पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? देखिए, इसमें हम ट्रीटमेंट म्यूकस फाइब्रोसिस का नहीं हो रहा होता, उसके लिए तो जो है, मगर हम मुंह खोलते हैं ताकि हमको पता चले कि खुदा ना खासा कोई चेंजेस आ रही है, हमको पता तो चले, नज़र तो आए। उससे पहले हम एवेल्यूएट करते हैं, खोलने से पहले कि खुदा ना खासा कहीं, यानी सीटी स्कैन करा के देख लिया कहीं कोई ग्रोथ तो नहीं है, कि कुछ है, हमने उसको मुंह खोल लिया, या कहीं हमको कोई सस्पिशियस एरिया नज़र आता है, हम उसकी बायोप्सी करके देख लेते हैं, और अगर एवरीथिंग इज़ फाइन तो फिर ना वो चीज़ें छोड़ दें, एंड देन भी कुछ मेडिसिन होती हैं वो साथ साथ देते रहेंगे। तो आई हैव गॉट पेशेंट्स जिनकी मैंने सर्जरी आज से 8 साल 10 साल पहले की थी, वो आते हैं, फॉलोअप पे आ रहे हैं डेली, जो भी मंथली जो भी फॉलोअप्स हैं, एंड दे आर डूइंग बेटर। और बहुत सारे ऐसे हैं जो उस फॉलोअप्स में हमको उसमें चेंजेस आ गए। अच्छा, तो बट इट इज़ जस्ट देयर, दिस इज अनदर, उसके बाद अगला स्टेज सिर्फ वही है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, और ये मैं अपने लिए इसलिए पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये चीज़ ज़रूर आती थी। अमूमन हमें दांत में तकलीफ़ होती है और हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और हम अपना दांत निकलवा लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि एक अक्ल दाढ़ कहते हैं कि अक्ल, हालांकि अक्ल तो वैसे ही दुनिया में आप इतनी सारी ठोकरें खाते हैं उसके बाद आ जाती है, पर लोगों को लगता है कि ये जो अक्ल दाढ़ आई है ना, इससे अकल आ गई, और जब वो अकल दाढ़ आ रही होती है तो बहुत तकलीफ देती है। बाज़ दफ़ा मैंने लोगों को देखा कि वो जबड़े में लगती रहती है और वो एक ज़ख़म जो है ना वो बना रहता है और महीनों तक वो वैसा ही ताज़ा रहता है। अच्छा, एक मुंह में कोई ऐसा ज़ख़म जो ताज़ा रहता है, जो आप पानी पिएं तब भी आपको तकलीफ़ देता है, आप खाना खाएं तब भी आपको तकलीफ़ देता है, और फिर आपने लास्ट उस पर आपने उस अकल दाढ़ को निकलवाना है और वो ज़ख़म काफ़ी टाइम आपका उसी तरह ताज़ा रहे। तो क्या कैंसर की वजह ये भी बनती है कि कोई ज़ख़म आपका हमेशा ताज़ा रहे, क्योंकि उस जगह पे आपने खाना भी खाना है, वो जगह सूखेगी भी नहीं, वहाँ पे आपने पानी भी पीना है और मुख्तलिफ जो आपकी हैबिट्स हैं वो भी आपने करनी है। थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं कि अकल दाढ़ जो है ना, अकल दाढ़ 18 साल की उम्र में निकलती है और उसको 22 साल की उम्र तक निकलना होता है। नहीं निकलती तो वो अकल फंस गई। हाँ, फंस गई। तो हमारे इधर बहुत सारे लोगों की अकल फंसी हुई बहुत देर से, और फिर अकल टेढ़ी भी होती है। हाँ, टेढ़ी भी होती है, ऐसा भी है। तो वो अब आप समझ जाए कि बंदा कैसा होगा। अच्छा। तो बेसिकली वो यही है बताने के लिए कि माशाल्लाह मैं बड़ा हो गया। खैर एनीवे, वो जो अल्सर होता है, ट्रॉमा होता है दांतों का, वो उसमें और इसके अल्सर में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, दिस अल्सर जो ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, दिस इज ऑलवेज पेनफुल। हाँ बिल्कुल, उसमें पेन रहता है, ठीक है ना। एंड इनिशियली तो सबसे पहली चीज़ हम यही पूछते हैं कि यार ये आपको पेनफुल है या पेनलेस है। हाँ। अगर ये पेनफुल है कब से है, कि जी अभी 2 दिन से हुआ है, 4 दिन से हुआ है, तो वो हाँ वो कहे नहीं 6 महीने तक तो ऐसे ही था, पेनलेस था, फिर इसमें इन्फेक्शन हुआ है, देन वो उस दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे इसका इलाज है कि आप अकलदार निकलवाएं या वट एवर इट इज़, जो भी ट्रीटमेंट है उसके कराएं। अमूमन उसमें ट्रॉमेटिक अल्सर्स डजंट चेंजेस इनटू, यू रिमूव द कॉज, तो वो इट को कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुंह का कैंसर होता है तो कौन से स्टेज तक, अगर सेकंड और थर्ड स्टेज है तो फिर किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं और बचने के चांसेस कितने होते हैं, सरवाइव करने के चांसेस कितने होते हैं, थोड़ा इस हवाले से ज़रूर बताएं। देखिए जी, फिर वही बात आ गई ना कि किस स्टेज पे आता है। अर्ली स्टेज है, T1 स्टेज है, ट्यूमर का साइज़ कितना है उसके मुताबिक हम उसको TNM क्लासिफिकेशन एक हमारी होती है, तो हम उसके मुताबिक उसको स्टेज वाइज करते हैं। तो अगर T1 स्टेज है, T2 स्टेज है, तो वो कहाँ तक नोड्स में फैलता है, नहीं क्योंकि ये नोड्स में फैलता है हमारे गर्दन के हदूदों में आता है। मतलब सर मुंह तक नहीं रहता वो यहाँ? हाँ, तो यहीं से फैलता है, फिर यहाँ से बॉडी में जाता है ओह और माय गॉड। उसको, तो फिर हम बेसिकली उन रास्तों को भी साथ में सर्जरी करते हैं। बेसिकली इसकी तीन तरीके से होती है ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट है, फिर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स के साथ। तो इनिशियल इज ऑलवेज टू गो फॉर द सर्जरी कि आप उसको पूरा एरिया को रिमूव कर दें, और उसकी जो एरिया से जहाँ से वो ड्रेन करता है, जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज एंड डिपेंडिंग, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि उसने उस तरह एक हमारे बॉडी के अंदर नोड्स लगाए हुए हैं कि हम उसको निकाल देते हैं। उसमें अगर कहीं है कोई पॉजिटिव आता है, कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है या छोटा बड़ा था, उसको फिर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमने रेडिएशन देनी है या कीमोथेरेपी भी जाएगा साथ में या नहीं जाएगा। तो वो उस रिपोर्ट के बाद जो सर्जिकल पैथोलॉजी सर्जरी के बाद आती है, उसके बाद देखते हैं। फिर उसमें हम भी देखते हैं कि अगर वो हड्डी के नज़दीक है या नहीं है, हड्डी निकालनी पड़ गई, तो फिर वो हड्डी में अगर है तो वो T4 चला गया, यानी दैट इज़ द हाईएस्ट स्टेज। तो उसके चांसेस इसी तरह वही है, उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। मगर कैंसर कहीं का भी हो, मुंह का हो, ज़ुबान का हो, फ्लोर ऑफ द माउथ का हो, टंग का हो, मकल मुकोसा का, मैक्सिला का हो, कहीं ऊपर हो, पहले 3 साल में हमेशा चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि वापस से पलट के आता है। अच्छा, पलट के भी आता है? ओ माय गॉड, सब कुछ। मुंह तो एक है ना। हाँ, मुंह तो एक है। हाँ, मुंह तो एक है, तो वो आप जो भी खाते रहे वो चलता रहा फिरता रहा। तो यू हैव टू बी ऑन रेगुलर फॉलोअप्स एंड देयर इज ऑलवेज, इसीलिए उस स्टेज पे आ जाता है, वो चीज़ें आ जाती है, तो फिर हम उसको रेडिएशन भी लगाते हैं ताकि कहीं आगे पीछे जो छुपे हुए हैं उसको रेडिएशन लग के वो मर जाए। तो ये भी एक सब पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी आम है, हम लोग तो आपको पता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ख़यालों में और बहुत सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये बात सही है। जैसे कि कहते हैं कि आप जो है ये चीज़ खा लें तो आपका रंग गोरा, और आप ये चीज़ लगा लें तो खूबसूरत। तो ये भी चीज़ सुनी है कि कैंसर के जरासीम आपके अंदर होते हैं, ये किस हद तक ठीक है? ऐसी कैंसर के जरासीम अंदर होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, पर वो एक्टिव नहीं होते। ये बात कही है। मैं आज आपसे इसलिए पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे लोग हैं वो कहते हैं आप ना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं कि वो एक्टिव हो जाएंगे। ये बातें हैं, और मैं आज इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप मौजूद हैं तो आप खुद बताएं कि देखिए हर चीज़ की बीमारी का जो है वो डेफिनेटली, आप डायबिटीज़ कहाँ से होगी? हाँ। शुगर वाले बंदे के पास अंदर ही उसके पैंक्रियाज वो नहीं दे रहे ना, हाँ। इंसुलिन रिलीज नहीं कर, तो वो सेल्स अंदर ही हैं, अंदर ही है। तो उसकी वो म्यूटेशंस होती हैं, उसकी फिनोटाइप्स चेंजेस हो जाती हैं, म्यूटेशन, मगर उसको उसके लिए उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं पीछे, यानी इसका रिस्क फैक्टर्स है, ओबेसिटी है, आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, आपका सिनाइल एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, आपका लाइफ हैबिट्स चेंज ऐसे हैं, तो XYZ जो भी। तो इसी तरह मुंह में वो सब देखें, वो ये सब जो ट्यूमर मार्कर्स हैं जो भी हैं वो आपके मौजूद हैं हमारे DNA के अंदर, हमारे उस बॉडी के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, एवरीथिंग। तो वो उसमें वो चेंजेस आती हैं, तो उसको चेंजेस लाने वाली क्या है? तो लाने वाली वो बदवाएं हैं जो आप खाते हैं। हाँ, वो हमें रोकनी है। वो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो मतलब आपके पास दिस इज इन 95%, 90%, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं हमारे पास जिनके जो दे डोंट स्मोक, दे डोंट टेक दिस थिंग, ओके, वो फिर अल्लाह ताला की तरफ, फिर अल्लाह ताला की तरफ। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आए हैं, एक चीज़ तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितने % पेशेंट जो हैं वो ये उनकी ये मतलब रूटीन थी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल, और एज आपने किस एज के ज़्यादा लोग देखे हैं उनको मुंह का कैंसर है? मैंने आपसे कहा ना, आज से 8-10 साल पहले जो मैं सर्जरीज करा था, तो नॉर्मली इट वाज डिजीज ऑफ द ओल्ड एज, कैंसर इज ऑलवेज अ, तो वो 45-50 प्लस के बंदे ज़्यादा आते थे। okay. अभी भी आते हैं, उसी स्टेज में आते हैं, बट अब जो अलार्मिंग चीज़ आ रही है कि वो हमारे पास यंग बच्चे भी आ रहे हैं, 25 से लेकर 35 के बीच में।
अब बल्कि रिसेंटली तो मैंने जो सबसे कम उम्र बच्ची का क्या किया है मैंने, दैट शी वाज हार्डली 18। ओह माय गॉड, तो मतलब उसका थोड़ा सा बताइएगा क्या? उसका यही मुंह बंद हो रहा था, मुंह बंद था, पीछे अल्सर था उसके, और उसको ये 5 साल की उम्र से था मुंह बंद। 5 साल की उम्र से वो ले रही थी, वो तो ही ना 10-12 साल में चेंज हो गई। चेंज हो गया। वो बचपन में माँ बाप आपको छोड़ना, चल यार मेरे को तंग ना कर, जा गली के कोने से जाके गुटखा खा लो, जाकर आपने पैसे पकड़ा दिए, उसने गुटखा खा लिया, मुंह में छालियाँ ले ली। तो इसमें कसूर हमारे माँ बाप का, हम लोगों का कसूर है कि हमने अपनी पेरेंटहुड को छोड़ दिया, हमने उनके साथ मेहनत नहीं की, अपनी आराम की खातिर उस पैसे पकड़ा दिए, जाओ जाके वो कोने की नुक्कड़ से जाके जो ना, तो जाके वो इंडियन मसाला ले आ, तो वो गुटखा ले आ, पता नहीं क्या होता है। तो इस तरह वो जब खाएंगे तो यही होगा, बच्चे को नशा भी होता है, मज़े भी आ रहे हैं, और फिर ये होता है। अब एक 5 साल की बच्ची मम को ये बीमारी हो जाए तो खाना क्या खाएगी, मेल न्यूट्रिशन, खाना चुबा नहीं सकेगी, तो कितनी उसमें कितनी जान होगी। अच्छा, ये कैंसर होने के बाद कितनी मुश्किल होती है खाना खाना, पानी? इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स द स्टेज पे। ओके, उस पे ये है, बिल्कुल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह it all depends upon the surgery to be done and then the surgeon, फिर उसकी सर्जरी के बाद उसकी रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन। और जिस तरह मुंह के सर्जरीज हैं, हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को पता होता है, हमको इस तरह काटना है, हड्डी को इस तरह करना है, या मुंह के अंदर इस तरह चेंजेस लानी है कि हम इसको बाद में दान दे सकें। बाज़ होते हैं बहुत सारे हमारे कलीग्स, दूसरे कलीग्स हैं जो दोज हु आर डूइंग इट अदर देन फ्रॉम आवर प्रोफेशन, वो बस उन्होंने काटना है, काट लिया, अब ये नहीं पता कि कल जाके उसके दांत कैसे लगने हैं। तो वो सब चीज़ें फिर हम जब व्हेन आई एटलीस्ट जब इन माय सेंटर व्हेन आई एम डूइंग, एंड मेरे जो या मेरा कुलीग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे डू इट टुगेदर, तो हम लोग ये सोच के करते हैं कि यार इसको इस तरह काटना है कि हमको जब इस पर हड्डी लगाएंगे तो कल हम इसको डेंचर कैसे दे सकते हैं, उसको उसकी फिज़िकल एक्टिविटी में, उसके खाने के लिए कैसे उसके लिए बेहतरी ला सकते हैं। सो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती, दिस इज इसमें सारा पूरा एक साइंस है। फिर उसकी एक उसकी स्पीच थेरेपी, टंग का कैंसर है तो स्पीच कैसे ठीक होगी, स्पीच के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसको देखनी है, तो स्वॉलिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, निगलना प्रॉब्लम आता है, उसके निगलने के लिए देखना है। तो ये सब चीज़ें, इट्स नॉट वन कि जी आप सिर्फ कैंसर सर्जरी करके उसको काट के फेंक के बाहर में ही है, उसके बाद का जो उसकी जो रखवाली है और उसका देखभाल है, डेट इज ऑल्सो उससे ज़्यादा डिमांडिंग है। लिमिटेड टाइम के लिए या होल लाइफ? वेल अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर देयर सर्वाइविंग फॉर द लास्ट 8-10 years ऑल्सो, मैनी ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, दे आर सर्वाइविंग, समबडी यस, नहीं कभी नहीं होता वो, ये सब अल्लाह की बात, अल्लाह की ये सब एक जगह आ जाती है जहाँ पे हमको सिर्फ अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है पेशेंट को बताना कि आपको कैंसर है, और उसे ये चीज़ सुन के, और फिर क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी जंग है। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना जी, विच आई हैव कम अक्रॉस, कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी जो होते हैं, जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं, आई डोंट माइंड, आई जस्ट टेल देम कि जी कि आप जाएं, जाके हकीमों के पास भी जाएं, हेमोपैथिक इलाज भी कराएं, रूहानी इलाज भी कराएं, बिल्कुल कराएं, मेरा उससे कोई, बट ये करा लें, वो उस स्टेज पे भेज देते हैं आपको गोलियां दे दे के, आपको नहीं ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ जी, अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ, ये तो मैं यूँ ठीक कर दूंगा मैं। वो जब उस स्टेज पे आके आप उसको जाके तो कुछ बोलते ही नहीं है, फिर आगे जब हमारे पास आते हैं फिर कहते हैं यार इतना बड़ा सर्जरी हो जाएगी, इतनी बड़ा हो गया, फिर कैसे ठीक करेंगे, और जी पेशेंट तो मर गया, पेशेंट ने तो सर्वाइव ही नहीं किया। तो दो हमारे भी एक पैरामीटर्स हैं कि इस एरिया से आगे निकल गए तो वी कांट डू सर्जरी, तो उससे पहले बचें। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि यार आप ये करा लें, हम उसको गाइड करते हैं, बट वो हमारे यहाँ माशाल्लाह एक जिस तरह एक टैबो है कि यार आप बायोप्सी मत करें, हाँ, मत करवाएं, ये छुरी मत लगवाना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और भाई छुरी नहीं लगाओगे बायोप्सी नहीं होगी, ठीक है छुरी लगती है, वो चीज़ फैलती है, मगर पता तो चले कि है क्या। जब तक पता नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, हम उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते, एथिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको वो कराना है, हम किसी के, एंड देयर हैज़ बीन कि अगर हम बाज़ गए ये समझ के कि यार ये हुआ है, हमने उसके अंदर जाके बायोप्सी की, वो पूरा निकाल दिया, जैसे हाइपोप्लास्टिक टिश्यू,
फेयर इनफ, अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने बचा लिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी पीपल शुड अंडरस्टैंड कि बायोप्सी इज दी इंपॉर्टेंट। नहीं जी मैंने बायोप्सी नहीं करवानी, उसमें क्या हुआ जो 2 महीने गुजार दिए, 2 महीने गुजार, और फिर वो छोटा नहीं हुआ, फिर बढ़ता चला गया। बिल्कुल वो चीज़ बढ़ गई। आप पहले आप यू आर अंडर कंट्रोल, नाउ यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल, फिर तो मुश्किल हो गई ना। सो दीज थिंग्स हैव टू अंडरस्टैंड। काश हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आ जाए। तो इट्स इंटरनेट का दौर है, सब बंदे हमारे पास आने से पहले तो पूरी गूगल करके आंटी गूगल से पूरा पूछ के आ जाते हैं। हाँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें तो बताते भी होंगे। हाँ ऐसे ऐसे बता रहे होते हैं माशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है। और फिर वही है जो सबसे पहले भाग रहे होते हैं। हाँ वही भाग रहे होते हैं ऐसे ही। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज का शो काफ़ी अवेयरनेस, और अगर आप अपने घरों में अपने पास अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में किसी को देखते हैं कि वो स्मोकिंग या फिर गुटखा मावा और छालिया और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें रोकें, उन्हें बताएं, हमारा प्रोग्राम दिखाएं कि ये एक तकलीफ़ दे चीज़ है जो मुंह का कैंसर है। आप एक वो जंग लड़ते हैं कि जो तकलीफ़ दे तो होती है, और उसके साथ कहते हैं ना कि सबसे पहले जब नज़र आप पे जाती है और आपका चेहरा खूबसूरत लगता है तो फिर बात करने का भी दिल करता है। जब इस तरह की सर्जरीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को छुपाते फिरते हैं कि अब हम 4 लोगों में जाके कैसे बैठेंगे। तो हमेशा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिस तरह आपको अल्लाह ने भेजा है, तो फिर ऐसी चीज़ों से दूर हो जाएं जो आपको तकलीफ़ देगी, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।